everyone, welcome to Aptiplus Academy for Civil Services. In this session, we are going to cover the current affairs pertaining to the last week of June, particularly 22nd June to 30th of June. So let's get started. So our first topic is Global Drought Outlook. So recently, the Organization for Economic Cooperation and Development, that is OECD, released the Global Drought Outlook report. Okay, and this particular report shows that droughts are happening more often and in more places around the world. So in the first place, let's understand what is drought. Drought is a phenomenon which occurs because of a big difference in the amount of water in the sources or the reservoirs. और ये क्यों होता है? Because of low rainfall. ठीक है, वेदर की वजह से होता है, ड्राई वेदर होता है और इसीलिए जो सोर्सेस होते हैं पानी के, रिजर्वॉयर्स होते हैं, वो ड्राई अप हो जाते हैं. ओके, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स और ह्यूमन एक्टिविटीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर की वजह से भी जो क्या होता है, जो सोर्सेस हैं वाटर के वो ड्राई हो जाते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स मिला के क्या होते हैं, इट स्पीड्स अप वाटर एवेपोरेशन और एज अ रिजल्ट the phenomenon that happens is called drought. Now let's talk about this report, Global Drought Outlook report. Okay, so it is released by OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development. तो ये रिपोर्ट जो है, ये बेसिकली इस रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि how can countries better handle droughts in order to adapt to a climate that is changing. Climate change को पूरी तरीके से हम रोक तो नहीं सकते, डेफिनेटली हम जो है कार्बन एमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, सस्टेनेबल इको फ्रेंडली वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं, बट इवन आफ्टर दैट पूरी तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं सकते, एंड दैट इज वाई with time we need to adapt to it. Okay, for example, हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं जैसे कि राइस, इसके बदले हम दूसरे जो क्रॉप्स हैं जिसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, जैसे कि मिलेट्स हो गए, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिशियस भी होते हैं और वो जो है क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्ट करने में एग्रीकल्चर को जो है मदद भी करेंगे. तो इसी तरीके से अगर हम ड्रॉट के बारे में सोचें तो इन दैट केस ऑल्सो कंट्रीज need to handle droughts, okay, in order to adapt to a climate that is continuously changing. So it gives us new information about how droughts are affecting people. I mean, this particular report, okay, it is how it is affecting people, environment and the economy. It also gives us policy suggestions for reducing losses. So it makes things more resilient over time. कि adapt करना मतलब resilient होना, इसके साथ साथ खुद को भी इवॉल्व करना, बदलना, हमारी जो पॉलिसीज हैं, किस तरीके से हम एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, हर एक चीज़ के ऊपर जो क्लाइमेट का इफेक्ट है उसको हम पूरी तरीके से रोक नहीं सकते और इसीलिए हमें जो है अडेप्ट करना पड़ेगा इसके साथ, राइट. सो इट बेसिकली हेल्प्स पीपल हाउ टू एडजस्ट टू अ फ्यूचर विच विल हैव लेस रेन. अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो 40% of the world's land area is facing increasingly frequent and severe droughts. तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैंड है उसका 40% जो है उसमें बहुत ज़्यादा अभी ड्रॉट्स हो गए हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल्स की बात करें तो यूरोप में 2022 में जो ड्रॉट हुआ था, कैलिफोर्निया में हुआ था 2021 में, सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो इससे हमें पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और जितने लैंड में, एरिया में ये ड्रॉट हो रहा है वो भी बढ़ रहा है. तो इसकी बहुत सारी इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, बिकॉज द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ ड्रॉट्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, ओके, बाय 3 to 7.5% एनुअली पर ड्रॉट एपिसोड. हाइड्रो पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बिकॉज कंट्रीज लाइक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दे फेस ऑपरेशनल डिसरप्शंस इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ड्यू टू रिड्यूस्ड वाटर अवेलेबिलिटी. जितनी वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है वो कम होगा. और हमें पता है कि कोल या इन सब चीज़ों से हम जो है हट के वाटर और दूसरे जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम जो है हमारी जो NDCs हैं, नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशंस हैं, या फिर हमारे जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, वो पेरिस क्लाइमेट हो गया, हर एक चीज़ के साथ जो हमारी जो कमिटमेंट्स हैं उन्हें हम मीट कर सके और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस कर सके. तो डेफिनेटली पानी कम होगा तो हाइड्रो पावर जनरेशन भी कम होगा, स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है इफेक्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल पनामा कैनल जो है
वो वहाँ पे जो है ड्रॉट की वजह से शिपिंग में डिसरप्शन देखी गई है इन द पास्ट। ठीक है, एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट भी होगा क्योंकि ड्रॉट कंडीशंस में डेफिनेटली क्रॉप का जो ईल्ड है वो कम होगा, इट विल डिक्लाइन बाय अप टू 22% ड्यू टू ड्रॉट कंडीशंस। सॉइल मॉइस्चर की अगर हम बात करें तो 1980 से लेके अभी तक 37% ऑफ ग्लोबल लैंड जो है इसमें जो है देखा गया है कि सॉइल मॉइस्चर जो है कम हो गया है। तो ये सारी जो डेटा है ये आप इन्हें साइट कर सकते हैं वाइल राइटिंग योर मेंस आंसर, राइट। फिर ग्राउंड वाटर डिक्लाइन डेफिनेटली कि देखा गया है ग्लोबली जो एक्वीफर्स हैं वहां पे 62% ऑफ द एक्वीफर्स में देखा गया है ग्राउंड वाटर लेवल्स में जो है डिक्लाइन आया है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या सब इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि हम ड्रॉट के साथ जो है जूझ सके और जो है हम ड्रॉट को कम कर सके। तो सबसे पहले है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ड्रॉट इनिशिएटिव, यूएनसीसीडी। डेफिनेटली इसको आपको लिखना है व्हेन यू आर राइटिंग योर मेंस आंसर। सो इट बेसिकली दिस इनिशिएटिव एम्स टू सपोर्ट कंट्रीज इन डेवलपिंग नेशनल ड्रॉट प्लान्स एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलियंस। किस तरीके से हम ड्रॉट रेजिलियंस प्लान्स बना सकते हैं, किस तरीके से हम अडेप्ट कर सकते हैं ड्रॉट के साथ। ठीक है, वो वाटर कंजर्वेशन हो गया, आपका एग्रीकल्चर में चेंजेस हो गया, सारी ही एस्पेक्ट्स में डायमेंशंस में हम क्या पॉलिसीज को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि अगर ड्रॉट हो भी तो भी उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो। ठीक है, फिर है इंटरनेशनल ड्रॉट मैनेजमेंट प्रोग्राम IDMP। दिस इज जॉइंटली लेड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO and GWP, that is Global Water Partnership. So basically this particular program focuses on integrated drought preparedness and management. So you can also give the example of this particular initiative. अब अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो इंडिया ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है, ड्रॉट से जूझने के लिए। पहला है नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, NADAMS। ये बेसिकली रिमोट सेंसिंग और जो GIS मेथड है इनको यूज करता है मॉनिटर करने के लिए कि इंडिया में कहाँ कहाँ एग्रीकल्चरल ड्रॉट है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके असेस करना कि कहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस हैं और कितना है। फिर है वाटरशेड डेवलपमेंट। ठीक है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसका एक कंपोनेंट है। इट बेसिकली फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज थ्रू वाटरशेड डेवलपमेंट। तो डेफिनेटली फिर से वाटर कंजर्वेशन की बात आ जाती है। देन देर इज अटल भूजल योजना। ये बेसिकली इसका एम है कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हो ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और इसके लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की डेफिनेटली ज़रूरत है। ठीक है, और जो भी वाटर स्ट्रेस्ड रीजन है वहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो गया, ये अभी बंद हो गया है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाई जा रही हैं। जो भी फ्लैट्स अपार्टमेंट्स बनते हैं, पहले ग्राउंड वाटर जो है वहाँ से पाइप्ड जो है वाटर वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता अलाउड था, अभी नहीं है। फिर जो डिफरेंट वाटर प्लांटेशंस होती हैं जो कि वाटर ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको प्यूरिफाई करके मिनरल वाटर के रूप में सेल करती हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंट कम्युनिटी है उन्हें भी ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो बिल्कुल डिप ना करे, डिक्लाइन ना करे, इसके लिए जो है पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, जो सस्टेनेबल मेथड्स हैं और जो लोकल मेथड्स हैं इनके ऊपर फोकस करना। इस तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं इंडिया ले रही हैं, बट डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी गैप्स हैं और इसीलिए हमारा जो है अभी तक इतना सारा रेनफॉल होने के बाद भी वाटर कंजर्वेशन या फिर इसके ऊपर जो फोकस रहते हुए भी इम्प्लीमेंटेशन में डेफिनेटली गैप है। बिकॉज इफ यू कंपेयर आवरसेल्व्स विद इजराइल, उसके ऊपर इतना वहाँ पे पानी का जो है इशू है, फिर भी वो डिसैलिनेशन और डिफरेंट जो दूसरे मेथड्स को यूज करके जो है काफ़ी पानी में अभी पानी की कमी वहाँ पे इतनी नहीं है। लेकिन इंडिया में इतना पानी होते हुए भी हम उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, वेस्ट हो रहा है पानी, एंड वी डेफिनेटली नीड टू फोकस ऑन दीज एरियाज। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। हर साल रिलीज करते हैं और इस साल 2025 के रिपोर्ट में इंडिया का रैंक रहा 71st. Okay, now let's talk about this report.
दिस इंडेक्स. सो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ये डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उन्हें बेंचमार्क करती है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर करंट एनर्जी सिस्टम्स. बिकॉज हमें पता है कि बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन है. ओके तो फोकस है कि किस तरीके से सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और सिक्योर ग्लोबल एनर्जी फ्यूचर की तरफ हम बढ़े. तो इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बेसिकली टू असेस अ नेशंस एनर्जी सिस्टम एंड इट्स रेडीनेस टू अ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन. के रिन्यूएबल्स के ऊपर जो है फोकस है, या कार्बन एमिटिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं कि नहीं, जो सिस्टम्स में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन एमिशन होता है वो कम हो रहा है कि नहीं. तो इन सब चीज़ों को जो है असेस किया जाता है और उसके बाद एक कंट्री का जो फाइनल स्कोर है उसे जो है लाया जाता है, विच इज़ अ वेटेड एवरेज ऑफ 2 प्राइमरी सब इंडिसेस. अब इसमें 2 प्राइमरी सब इंडिसेस हैं, एक का वेटेज है 60% और दूसरे का वेटेज है 40%. पहला है सिस्टम परफॉर्मेंस. ओके सो दिस पर्टिकुलर thing, this particular sub indices, okay, or component, it measures the current state of a country's energy system across 3 core dimensions: equity, security and sustainability. okay, equity मतलब जो एनर्जी है प्रोडक्शन हो रहा है, क्या वो अफोर्डेबल है, क्या वो एक्सेसिबल है, क्या सभी एनर्जी को जो कि सस्टेनेबल वे में बनाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, ग्रीन क्लीन एनर्जी जो है क्या वो अफोर्डेबल है या सिर्फ रिच लोग ही उसे एक्सेस कर पा रहे हैं. ठीक है, वो एक्सेसिबल है कि नहीं. तो इसी कंपोनेंट का एक सब पार्ट है इक्विटी. तो ये डायमेंशन है, इस डायमेंशन को देखते हुए जो है डिसाइड किया जाता है. दूसरा है सिक्योरिटी. ठीक है, एनर्जी सप्लाई जो है वो रिलायबल है कि नहीं. ऐसा तो नहीं है कि क्लीन एनर्जी है बस कुछ दिन चला उसके बाद वो बंद हो गया. तो रिलायबल है कि नहीं, रिजिलियंट है कि नहीं. तीसरा है सस्टेनेबल, कि उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन एज मेंशन्ड अर्लियर ऑफ बोथ एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है कोल का यूज करके तो डेफिनेटली उसका एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव होगा. ठीक है, कार्बन एमिशन होगा उसमें बहुत ज्यादा. पर अगर हम दूसरे जो क्लीन सोर्सेस हैं, सोलर एनर्जी का यूज करें तो डेफिनेटली वो काफी ज्यादा सस्टेनेबल होगा. ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें और भी पार्ट्स आ जाते हैं कि जो डिफरेंट और भी कंपोनेंट्स होते हैं, उसे बनाने में फिर कितनी कंजम्पशन हो रही है, उसमें कितना कार्बन एमिशन हो रहा है. तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक जो है स्कोर दिया जाता है. तो पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा 60% वेटेज रहता है, ये है सिस्टम परफॉर्मेंस. दूसरा है ट्रांजिशन रेडीनेस, इसका है वेटेज 40%. तो ये बेसिकली असेस करता है कि एक कंट्री की कितनी प्रिपेयर्डनेस है फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन एंड इट इज बेस्ड ऑन 5 की फैक्टर्स. व्हाट आर दोस? पॉलिटिकल कमिटमेंट, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल. तो पॉलिटिकल कमिटमेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टेबल पॉलिसीज है कि नहीं. ठीक है, अगर पॉलिसी स्टेबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका एंड और म्यांमार, सम अदर कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान. तो ये सब जो कंट्रीज है ये तो अभी सोच भी नहीं सकते कि क्लीन एनर्जी ये सब की तरफ वो बढ़े, ग्रीन एनर्जी की तरफ. तो स्टेबल पॉलिसीज डेफिनेटली होने की जरूरत है. फिर है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, की कैपिटल फ्लो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है ये काफी जो है एक्सपेंसिव होती है, तो इसके लिए कैपिटल चाहिए, तो उसका इनफ्लो है कि नहीं. फिर है इनोवेशन, मतलब न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज को जो है अडॉप्ट करना, उसके लिए उसे डेवलप करना पड़ेगा. तो वो जो इनोवेशन है उस कंट्री में वो है कि नहीं, वो स्किल है कि नहीं. फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन होने से भी नहीं चलेगा, उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर. तो एनर्जी अवेलेबिलिटी तो है लेकिन फिर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी. एंड फाइनली स्किल, वर्कफोर्स. तो वर्कफोर्स जो है वो स्किल्ड है कि नहीं. ठीक है, एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल, ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट सपोर्ट्स द ट्रांजिशन टू क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी. तो हमने देखा 2 जो है सब इंडिसेस हैं, सिस्टम परफॉर्मेंस जिसके अंदर आता है इक्विटी, सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, ट्रांजिशन रेडीनेस, इसके अंदर आता है पॉलिटिकल कमिटमेंट, फाइनेंस, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल. तो 60-40 के वेटेज में ये दोनों सब इंडिसेस है और इन सब चीजों को जो है असेस करने के बाद जो एक इसका वेटेड एवरेज जो है वो निकाल के आता है एक स्कोर, और उसी स्कोर को दिया जाता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में. तो प्रीलिम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है. इनफैक्ट ये जो सब इंडिसेस हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे.
Now, if we talk about the highlights of the Energy Transition Index of 2025, तो इसमें देखा गया है कि 65% of the countries they have improved their ETI scores. Okay, 28% of the countries have showed progress across all three dimensions like equity, security and sustainability. और इसमें भी कुछ top performers हैं. For example, European countries हैं. They are of course लीडिंग द रैंक्स, जिनमें कि स्वीडन, फिनलैंड, ये सब डेनमार्क जो कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये आ जाती हैं, ये लिस्ट को टॉप करती हैं एज यूजुअल बिकॉज of their commitment towards sustainable environment and इनका जो long term commitment है to policy, robust infrastructure और low carbon energy system, इसके ऊपर focus जो है ये भी इनका दिखता है. फिर अगर हम major economies की बात करें तो चाइना जो है इसने काफ़ी improvement जो है वो significant improvement show किया है because it has reached a record 12th position due to its efforts in innovation and clean energy. दूसरे जो major energy consumers है जैसे कि ब्राज़ील, यूएस, नाइजीरिया, इन्होंने भी काफ़ी एडवांसमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट किया है अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस. अगर हम रीजनल ट्रेंड्स की बात करें तो इमर्जिंग यूरोप और जो इमर्जिंग एशिया है दे आर मेकिंग सिग्निफिकेंट गेन्स एंड इट इज़ ड्रिवन बाय टारगेटेड रिफॉर्म्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो क्लीन एनर्जी में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसका भी इसका श्रेय जाता है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सब सहारन अफ्रीका, इट हैज़ ऑल्सो प्रोग्रेस्ड. ओके, नाइजीरिया का भी रैंक इम्प्रूव हुआ है, 109th था 2016 में और 2025 तक आते आते 61st हो गया है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंडियाज परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली तो 2025 की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 71st, पहले था 63rd पोजीशन. ओके, लास्ट ईयर. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है कि इंडिया अलोंगसाइड चाइना इट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बिकॉज इंडिया का जो मीथेन एमिशन है ये जो है कम हुआ है. सो इट हैज शोन इंप्रूवमेंट्स इन लोअरिंग एनर्जी इंटेंसिटी प्लस मीथेन एमिशंस भी कम हुआ है. तो ग्लोबल काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. राइजिंग एमिशंस एंड डिमांड, क्योंकि क्लीन एनर्जी में $2 ट्रिलियन जो है इन्वेस्ट हो गए 2024 में, बट डिस्पाइट ऑफ दैट ग्लोबल जो कार्बन एमिशंस हैं वो 37.8 बिलियन टन्स का रहा. ठीक है, तो ये फिगर्स एंड फैक्ट्स जो है आपको याद रखने हैं, नोट डाउन कर लीजिए. फिर एनर्जी का जो डिमांड है वो भी डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, 2.2% से बढ़ा है और इट इज़ ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग नीड्स फॉर अदर थिंग्स. फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेफिनेटली एआई, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है. डेटा सेंटर्स, कूलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इसी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उसके साथ एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रहा है ना. इफ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन बैलेंस, यू कैन सी कि एक काफ़ी डिस्कनेक्ट सा दिखने को मिल रहा है जहाँ पे एनर्जी डिमांड जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. ठीक है, और क्लीन एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है ये भी बढ़ रहा है. तो ये एक डिस्कनेक्ट सा है, ठीक है, इम्बैलेंस होगा इसकी वजह से बिकॉज ओवर 80% ऑफ द एनर्जी डिमांड ग्रोथ सिंस 2021 हैज़ कम फ्रॉम इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, लेकिन 90% ऑफ द क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट हैज़ बिन कॉन्सेंट्रेटेड इन एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड चाइना. तो ये एक जो है काफ़ी इशू जो है हमें देखने को मिल रहा है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड, हाउ टू गो हेड, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट में स्ट्रेस किया है कि जो 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं जिसमें चाइना, यूएस, ईयू, जापान और इंडिया आता है, दे विल कलेक्टिवली डिटरमाइन द पेस एंड डायरेक्शन ऑफ द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन बिकॉज यहाँ पे अगर कुछ मेजर चेंज होता है तो ग्लोबली इसका इम्पैक्ट आएगा. सो फॉर अ सक्सेसफुल एंड रिजिलियंट ट्रांजिशन द रिपोर्ट सजेस्ट्स कि कई स्ट्रेटेजीज जो है हम वो अडॉप्ट कर सकते हैं. एक तो है पॉलिसी में कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है, प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होने की ज़रूरत है ताकि कैपिटल जो है, जो नेसेसरी कैपिटल है उसे हम अट्रैक्ट कर पाए और फिर इनोवेशन के ऊपर फोकस कर पाए. ठीक है, फिर कैपिटल फ्लोज को फिर अलाइन भी करना है विद राइजिंग एनर्जी डिमांड, क्योंकि एनर्जी डिमांड भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी फ्लो हो रहा है. तो फिर तो ये एक पैराडॉक्स सा हो गया, राइट. एनर्जी का डिमांड जो है उसे स्टेबल किस तरीके से हम रखें, ठीक है, और साथ साथ जो कैपिटल फ्लो हो रहा है उसको हम जो है किस तरीके से ग्रीन एनर्जी के तरफ जो है रीडायरेक्ट करें. फिर एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है. जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मॉडर्नाइज करना, अदरवाइज कंजम्पशन ज़्यादा होता है, एमिशन भी ज़्यादा होता है. तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है. और फाइनली जो है हम फिर एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं और क्लीन और ग्रीन एनर्जी को और भी ज़्यादा जो है अडॉप्ट कर सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक,
India's coffee exports. So, what is the context of this topic? Basically, India's coffee exports have increased, okay, by 125% over the past 11 years to reach $1.8 billion. So it's a big news because कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स जो है 125% तक बढ़ गया है. ठीक है, इंडिया का अगर हम ग्लोबल कॉफ़ी मार्केट की बात करें तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एंड इट contributes to about 3% to the global output. It is also the 5th largest coffee exporter globally. Very important from mains perspective, also prelims. So it accounts for about 5% of the world's coffee exports. Okay. तो जाहिर है अगर इतना प्रोडक्शन है तो कॉफ़ी सेक्टर जो है प्रोवाइड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 million people in India. If we talk about 2024-25, exports reached to about $1.81 billion. ये figures बहुत important हैं because questions आ जाते हैं prelims में भी. ठीक है, तो 2014-15 से अभी तक जो है $800 million US का जंप हुआ है. प्राइमरी मार्केट क्या है इंडियन कॉफ़ी का? यूरोप. ठीक है, और मेजर इंपोर्टर्स हैं इटली, जर्मनी एंड बेल्जियम. दूसरे इंपॉर्टेंट बायर्स हैं रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जापान और साउथ कोरिया. तो ये सभी कंट्रीज जो हैं इंडिया से कॉफ़ी खरीदते हैं. नाउ व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस एक्सपोर्ट ग्रोथ? तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं ग्रोथ को? तो पहला तो है डिजिटलाइजेशन. तो इंडिया का जो कॉफ़ी बोर्ड है इसने सिंप्लीफाई किया है प्रोसेसेस को बाय अलाउइंग द ऑनलाइन इशुएंस ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक एक्सपोर्ट परमिट हो गया या फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो कि अभी मैंडेटरी हो गया है, डिजिटल सिग्नेचर. तो ये सारा जो है ऑनलाइन इशू हो जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स. तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट करना अभी इजी हो गया है बिकॉज प्रोसेसेस जो है वो सिंप्लीफाई हो गए हैं. देन कम्स द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बिकॉज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू एक्सपोर्टर्स. इसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं जैसे कि जो वैल्यू एडेड कॉफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉर्मल कॉफ़ी नहीं, उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा कुछ बता दिया कि ये कॉफ़ी का जो है ओरिजिन इस रीजन से है या फिर इसके कुछ ये अलग तरीके के जो है फैक्टर्स हैं. तो ये डिफरेंट जो हाई वैल्यू या फिर वैल्यू एडेड कॉफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं अगर इनको कोई सेल कर रहा है तो इन दैट केस गवर्नमेंट उन्हें इंसेंटिव्स देती है. ठीक है, हर एक रीजन का जो है एक फेमस कॉफ़ी रहता है. जैसे इंडोनेशिया में लुवाक कॉफ़ी बहुत फेमस है, राइट. तो उसी तरीके से जो हाई वैल्यू एडेड जो कॉफ़ी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें शिपिंग अगर किया जाता है तो इन दैट केस गवर्नमेंट जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स देती हैं फॉर शिपिंग हाई वैल्यू ग्रीन कॉफ़ी टू डिस्टेंट मार्केट्स लाइक यूएस, कनाडा, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. फिर वैल्यू एडिशन के लिए भी सपोर्ट दिया जाता है बिकॉज the government wants to encourage the processing of coffee within India. इसीलिए कॉफ़ी बोर्ड जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देती है तो इंडिविजुअल्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड टू ग्रोअर्स फॉर इंस्टॉलिंग रोस्टिंग, ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग मशीनरी. तो प्रोसेसिंग इंडिया में ही हो इसके लिए मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी दिया जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हो रही है और इसीलिए एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है. शेड ग्रोन कॉफ़ी, तो इंडिया जो है लीडिंग प्रमोटर है शेड ग्रोन कॉफ़ी में. ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली जो है जो नेटिव ट्रीज होती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ, उसकी जो कैनोपी होती है उसी के शेड में कॉफ़ी को कल्टीवेट किया जाता है. तो इससे क्या होता है डिफरेंट जो दूसरे प्लांट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है वो सपोर्ट हो जाती हैं. ठीक है, फिर वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के साथ इंडियन कॉफ़ी कंप्लाई करती हैं और इंटरनेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के साथ जैसे कि यूरोपियन यूनियन की डिफॉरेस्टेशन जो रेगुलेशन है उसके साथ भी कंप्लाई करती हैं और इसीलिए कॉफ़ी का जो है एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मेजर कॉफ़ी वेराइटीज दैट आर ग्रोन इन इंडिया देन इट इज अरेबिका बिकॉज इट हैज़ माइल्ड फ्लेवर. ओके, इट फेचेस हाई प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट. फिर अगर अरेबिका की बात करें तो इसके लिए हाई ऑल्टीट्यूड की ज़रूरत होती है इसे उगाने के लिए, अराउंड 1000 to 1500 मीटर्स. और उसके बाद वेल ड्रेन सॉइल होने की ज़रूरत है, टेम्परेचर, रेनफॉल कंडीशंस. लेकिन अरेबिका जो है ये थोड़ा ससेप्टेबल है टू पेस्ट्स एंड डिजीजेस, तो इसीलिए इसे कल्टिवेट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. बट इट अकाउंट्स फॉर रफली 1/3 ऑफ इंडियाज टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नोट दीज थिंग्स डाउन. देन कम्स दी रोबास्टा. रोबास्टा जो है ये एक हार्डर
प्लांट है, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं, इंटेंस फ्लेवर होते हैं, कैफीन कंटेंट जो है वो भी हाई होता है, और ये लोअर ऑल्टीट्यूड में ही ग्रो कर जाता है, 500 to 1000 मीटर्स में। ह्यूमिड कंडीशंस की जरूरत होती है और हॉटर कंडीशंस की जरूरत होती है फॉर इट टू ग्रो। इट इज रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, और इसीलिए रोबस्टा कॉफी का यील्ड जो है ये ज्यादा है। तो 1/3 तो हो गया आपका अराबिका, बाकी जो 2/3 है वो इंडिया का कॉफी आउटपुट वो रोबस्टा में आता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉफी प्रोडक्शन, ठीक है, तो कर्नाटका जो है वो इंडिया का 70% ऑफ द कॉफी, टोटल कॉफी प्रोडक्शन जो है वो कर्नाटका में होता है। यहाँ पे कुर्ग, चिकमगलूर, हसन, ये सारी जो है ये हब्स हैं। फिर केरला, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 20% ऑफ कंट्रीज कॉफी इज प्रोड्यूस्ड इन केरला। प्राइमरीली जो है वायनाड रीजन में जो है रोबस्टा कॉफी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का होता है, यहाँ पे मिलता है। मैंने ट्राई किया है चेन्नई में, केरला जो कॉफ़ी है, फिल्टर कॉफ़ी सभी ने ट्राई किया होगा साउथ में जाके, तो ये बहुत ही अलग होता है इसका फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, जो कि है दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में नहीं मिलता है इतनी फ्रीक्वेंसी में। हर जगह पे वहाँ पे फिल्टर कॉफ़ी जो है अवेलेबल होती है, और अरेबिका, रोबस्टा स्पेशली बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तमिलनाडु में भी जो है एज आई मेंशन्ड चेन्नई में, तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये मिलती है। तमिलनाडु में 5% होता है टोटल प्रोडक्शन, तो नीलगिरी, पलानी हिल्स, यहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब कुछ नॉन ट्रेडिशनल एरियाज भी हैं जहाँ पे कॉफ़ी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश का जो है अराकू वैली, उड़ीसा में भी होता है कुछ कुछ जगह पे, नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पे सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाता है टू फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज बिकॉज ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्शन, तो हेल्प हो जाता है जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन्हें, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि ग्लोबल प्राइस वॉलिटिलिटी, ग्लोबल मार्केट जो है इसमें फ्लक्चुएशन होता है, तो इंडिया का कॉफ़ी का जो प्राइस है वो लिंक्ड है, तो फ्लक्चुएशन होगा तो वो भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। और कुछ और मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड में, जैसे ब्राज़ील हो गया, वियतनाम हो गया, तो ये सप्लाई इश्यूज अगर होते हैं तो इन दैट केस एक डबल एज्ड सोर्ड जैसा है। तो वी कैन से कि हाँ, ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से रेनफॉल बहुत इरेटिक हो गया है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, राइजिंग टेम्परेचर्स, ड्रॉट हो रहा है, तो ये इसकी वजह से कॉफ़ी यील्ड जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो ये सारी इश्यूज हैं, लेकिन पोटेंशियल भी काफ़ी है अगर हम कॉफ़ी की ग्रोथ की अगर हम बात करें, बिकॉज स्पेशली आपकी स्पेशलिटी कॉफ़ी, बिकॉज इंडियन प्रोड्यूसर्स जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टनर कर रहे हैं विद दोज प्रोड्यूसर्स हु आर प्रमोटिंग इंडियन कॉफ़ी ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी इट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपैंड कॉफ़ी कल्टिवेशन टू नॉन ट्रेडिशनल एरियाज। फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा का जो ट्राइबल रीजन है वहाँ पे भी एक्सपेंशन करने की ज़रूरत हो गई है, कोशिश कर रही है, तो पोटेंशियल काफ़ी है जिसे जो है अभी यूज़ किया जा सकता है। The next topic is ASEAN India Trade in Goods Agreement. Okay, so recently the fourth joint committee meeting for the review of ITIGA, that is ASEAN India Trade in Goods Agreement, was held in Malaysia, Putrajaya. Now, what is this all about? Let's understand. तो ये जो joint committee थी, okay, basically it was reviewing the work. Okay, so it did so 4 times so far, and the committee finalized its terms of reference and negotiating structure for the review negotiation in its first 2 meetings, and initiated the negotiations for the review of ITIGA from its 3rd meeting. So this was about the meeting. Now what is this thing, entire thing? So basically it is a free trade agreement, okay, between India and 10 ASEAN nations, which was signed in the year 2009, and it became effective from 2010. तो एम क्या है आईटीगा का? बेसिकली एम है ट्रेड को बूस्ट करना बाय रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग tariffs. Okay, now if you talk about ASEAN India trade relations, so it has definitely grown steadily. Okay, and ASEAN is India's 4th largest trading partner. ASEAN is also one of the major trading partners of India with a share of 11% in India's global trade. अगर हम bilateral trade की बात करें तो it has stood at US $122.67 billion, okay, during 23-24. इंडिया का जो एक्सपोर्ट है आसियान का वो भी 11.28% है ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट्स। तो हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं उसका अराउंड 12% तो आसियान कंट्रीज को ही चला जाता है।
इन्वेस्टमेंट्स जो है वो फ्लो करते हैं फ्रॉम आसियान कंट्रीज अराउंड 18.28% ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्लोज इन इंडिया सिंस 2000। तो फॉरेन जो है इनफ्लोज भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इनटू इंडिया फ्रॉम आसियान, एंड आउटफ्लोज भी हैं फ्रॉम इंडिया टू आसियान कंट्रीज. बट नाउ देर आर सर्टन लाइक challenges, you can say there are certain concerns. एक तो है इंडो पैसिफिक राइवलरी, बिकॉज चाइना जो है मेन इकोनॉमिक पार्टनर है यूएस, और हम देख सकते हैं कि यूएस जो है ये एक सिक्योरिटी प्रोटेक्टर है आसियान के लिए. तो बैलेंस जो है वो काफ़ी थोड़ा टूट रहा है बिकॉज ऑफ स्पेशली ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ओके, बिकॉज इट इज़ कॉजिंग मोर टेंशन इन द रीजन. और दूसरे जो सुपर पावर्स हैं उनके बीच का कंपटीशन, फॉर इंडो पैसिफिक में जो मेजर पावर्स हैं उनके बीच में जो कंपटीशन है, दिस इज रिस्किंग द स्टेबिलिटी एंड लाइक दैट इज देयर इन द रीजन. फिर जियो इकोनॉमिक से ये भी काफ़ी अनस्टेबल है बिकॉज ट्रेड इश्यूज हैं, ट्रेड वॉर है, सप्लाई चेन डिफ़िकल्टीज हैं, ठीक है. तो ये इशू है. दूसरा चैलेंज है जो डिफरेंट अग्रीमेंट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड आसियान नेशंस, इट हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट. सो दिस इज all slowing down the economic relations. So even though India is working on projects like India Myanmar Thailand highway, okay, it is not yet finished. Then if we talk about China's Belt and Road Initiative, it is becoming popular in some ASEAN countries. So we can understand that yeah, India के केस में काफ़ी लैग है. ट्रेड इश्यूज भी है बिकॉज इंडिया और आसियान का ट्रेड जो है उतना भी फास्ट ग्रो नहीं कर रहा है, बिकॉज अगर हम उसकी मतलब कंपैरिजन करें, there's a big difference between what India buys from ASEAN and what it sells. तो कुछ rules हैं where products come from, customs procedures, health measures, ये सारे जो हैं थोड़े hindrances हैं. India is also facing barriers for its professionals to work in ASEAN. इन्वेस्टमेंट चैलेंज तो है ही है बिकॉज इन्वेस्टर्स और जो बिजनेसेस हैं फ्रॉम बोथ रीजन्स दे नीड टू वर्क स्मूथली, एंड वो नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ वीजा रूल्स, वर्क परमिट्स एंड हाउ बिजनेसेस आर रन. सो आसियान इज नॉट हैप्पी विद इंडियाज 2020 लाइक कारोटा रूल्स ऑल्सो, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में जो है काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो गई हैं, उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं हो पा रही हैं. तो इंडो पैसिफिक राइवलरी जो है वो शिफ्ट जो है धीरे धीरे हो रहा है, और इसी वजह से जो थोड़ी सी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है रीजन में, ठीक है, सिक्योरिटी जो है रिलेशनशिप्स अगर हम बात करें आसियान के साथ उसमें भी इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो नीड है फॉर अ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स सो दैट इन चीज़ों को जो है जो भी डायनामिक्स है रीजन में उसको अच्छे से नेविगेट कर पाए हम, और फिर ये जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है इसे धीरे धीरे और भी अपग्रेड करें और फर्दर बूस्ट करें फॉर इम्प्रूविंग बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस. अगली टॉपिक है नव्या इनिशिएटिव, दैट इज nurturing aspirations through vocational training for young adolescent girls. So the government of India has launched this Navya initiative, and the main goal of this initiative is to provide vocational training to adolescent girls between the age of 16 and 18 जिन्होंने क्लास 10th की पढ़ाई कंप्लीट की है उन्हें, ठीक है, ताकि उन्हें स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके, सो दैट दे कैन फोकस ऑन नॉन ट्रेडिशनल एंड इमर्जिंग जॉब रोल्स, ताकि उन्हें रेडी किया जा सके फ्यूचर जॉब मार्केट के लिए. इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं? एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये दोनों मिनिस्ट्रीज का जो है ये जॉइंट इनिशिएटिव है नव्या. प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है. नाउ व्हाट इज द टारगेट ग्रुप? सो द टारगेट ग्रुप, द प्रोग्राम टारगेट्स एडोलेसेंट गर्ल्स, ओके, एज मैंशनड अर्लियर. और जो स्पेशल फोकस है वो है एस्पिरेशनल और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में. तो गोल है कि ये जो लड़कियां हैं इन्हें ये अपनी जो है स्मॉल बिजनेसेस को एस्टैब्लिश कर सके आफ्टर देयर ट्रेनिंग. If we talk about the ADP, that is the Aspirational Districts Program, it was launched in the year 2018, okay, and it is an initiative to rapidly transform 112 of the most underdeveloped districts in the country. तो इस प्रोग्राम का एम है कि जो भी की डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनके ऊपर फोकस कर सके और फिर धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों में जो है इन्हें फोकस करके जॉब रेडी कर सके, कन्वर्जेंस हो, एक कोलैबोरेशन हो, कंपटीशन तैयार हो. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एंड द की फीचर्स, देन ऑफ कोर्स 19 स्टेट्स में इनसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. और
नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसमें भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। तो जो लड़कियां हैं उन्हें ट्रेन की जा रही हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में, और जो कि आते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत। स्किल मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग में स्किलिंग करवा दिया, टेलीकॉम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में स्मार्टफोन एंड ड्रोन असेंबली, सोलर जो सेल्स होते हैं या सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, हैंड एम्ब्रॉयडरी, तो स्किल डेवलपमेंट इन सब चीज़ों में अगर किया जा सकता है तो जॉब जनरेशन होगा। तो नव्या इनिशिएटिव जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है बिकॉज इट एम्पावर्स वेमेन, इट एम्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एन एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट अमंग यंग गर्ल्स। फिर नेशनल गोल्स के साथ अलाइन करता है ये बिकॉज इट सपोर्ट्स द विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047 एंड इट एम्स फॉर अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 through inclusive development. It promotes women-led development. ये मार्जिनलाइज सेक्शंस के ऊपर फोकस करता है बिकॉज स्किल डेवलपमेंट अमंग गर्ल्स हु आर फ्रॉम रूरल, ट्राइबल एंड अदर मार्जिनलाइज रीजन्स। और फाइनली ये जो है एडोलेसेंट गर्ल्स को एनकरेज करता है ताकि वो पार्टिसिपेट करें इन इमर्जिंग सेक्टर्स, ताकि चाहे वो स्टेम हो, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब में हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो इंडस्ट्रीज हो या फिर दूसरे जो इंडस्ट्रीज हो जो कि इंटीग्रेट करते हैं इंडिया की स्किल इंडिया मिशन के साथ। तो skill development of adolescent girls, this is all about Navya initiative. Next is diammonium phosphate. Very important because China has decided to cut and eventually halt exports of diammonium phosphate, that is DAP, ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ है, ग्लोबल मार्केट में एक सप्लाई स्क्वीज तैयार हुआ है, ओके, एंड ये इंडिया को डेफिनेटली इफेक्ट करता है, वो भी डायरेक्टली। नाउ व्हाट इज दिस DAP एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? सो वी नीड टू नो अबाउट इट। DAP, दैट इज डाईअमोनियम फॉस्फेट, इज द सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया। सबसे पहला है यूरिया, बहुत ज्यादा इसे यूज किया जाता है, एंड देन इट इज फॉलोड बाय DAP, okay. So DAP is a primary source of phosphorus and it also contains nitrogen. तो इसमें basically 46% phosphorus रहता है, 18% जो है nitrogen रहता है, and it is a crucial nutrient for plants because early growth stages हो गए, strong root development, shoot development, इन सब चीज़ों में जो है phosphorus बहुत ज़्यादा important होता है। इसीलिए जो farmers है वो डाईअमोनियम phosphate को जो है तो कब अप्लाई करते हैं? एट द टाइम ऑफ सोइंग, जब प्लांट सीड्स को सो किया जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इन्हें जो है अप्लाई किया जाता है इस फर्टिलाइजर को। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ चाइना इन द सप्लाई स्क्वीज? बेसिकली चाइना एक डोमिनेंट सप्लायर है। 2023-24 तक चाइना मेजर था, टॉप सप्लायर ऑफ डैप टू इंडिया। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2023-24 में चाइना से हमने अराउंड 22.9 लाख टन्स ऑफ डैप जो है उसे इंपोर्ट किया। फिर उसके बाद 2025 की शुरुआत से, ठीक है, चाइना ने धीरे धीरे क्या किया, डैप के एक्सपोर्ट्स को कम्प्लीटली बंद कर दिया। फिर हम देखते हैं कि 22.9 लाख टन्स था, फिर वो गिरते गिरते प्लमेट होते होते 8.4 लाख टन्स तक पहुंच गया। अब रीजन क्या है कि रीजंस फॉर द बैन फ्रॉम द एंड ऑफ चाइना? पहला है डोमेस्टिक प्रायोरिटी, बिकॉज चाइना अपने खुद के फार्मर्स को प्रायोरिटाइज कर रहा है बिकॉज इट वांट्स टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। दूसरा है इंडस्ट्रियल डिमांड, बिकॉज फॉस्फोरस जो है की कंपोनेंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और चाइना जो है अपनी सारी जो सप्लाईज है उनको डाइवर्ट कर रहा है ताकि वो ये जो ईवी सेक्टर है इसकी जो ग्रोइंग डिमांड है, ठीक है, इसको जो है फुलफिल कर सके। तो इसे बैटरीज बनानी है अब चाइना को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो इसमें सेल्फ सफिशिएंसी की जरूरत है, इसीलिए वो जो है पूरा जो है इसको डाइवर्ट कर रहा है। और इंडिया जो है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज बनाने में हम सेल्फ सफिशिएंट है और ना ही डैप, दैट इज डाईअमोनियम फॉस्फेट। तो काफी इश्यूज हैं। अब ये जो इम्पोर्ट बंद हुआ है एक्सपोर्ट करना चाइना के एंड से और इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी रहेगा बिकॉज ऑफ डिप्लीटेड स्टॉक्स। तो हमें पता है कि 1 जून 2025 से आपका खरीफ सीजन जो है वो चालू हो जाता है। तो यहाँ पे अगर काफ़ी अगर स्टॉक कम रहा डैप का तो इसका इफेक्ट तो एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। फिर अगर कम हो जाता है एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, चारों तरफ ग्लोबल शॉर्टेज भी हो जाएगा, तो इससे प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जो डैप की जो प्राइस है कहीं और से अगर हम इंपोर्ट करते हैं वो भी बढ़ेगा, राइट, क्योंकि चाइना जो मेजर प्रोड्यूसर है वही अगर बंद कर देता है तो। फिर डैप प्रोडक्शन में एक की इंटरमीडिएट की ज़रूरत होती है,
जो कि है फॉस्फोरिक एसिड, इसका भी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है ऑलरेडी 950 पर टन इन लेट 2025 टू 1258 पर टन फॉर लाइक जुलाई सितंबर 2025 क्वार्टर, अभी से ही वो पता चल गया है। तो सप्लाई क्रंच है, हाई प्राइसेस है, इसके वजह से डैप सेल्स में भी ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज हैं। अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखनी पड़ेंगी, जैसे डैप शॉर्टेज हैज एनकरेज्ड शिफ्ट टुवर्ड्स मोर बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसकी ऑल्टरनेटिव्स जो है इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद ओवर यूजिंग हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स, जैसे कि डैप हो गया, यूरिया हो गया, ये बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं ऑफ अ सिंगल न्यूट्रिएंट। तो ओवर एप्लीकेशन इट कैन लीड टू डेफिनेटली न्यूट्रिएंट इम्बैलेंसेस इन द सॉइल, और लॉन्ग टर्म में सॉइल हेल्थ इससे हार्म होता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट हो जाती है। तो मोस्ट क्रॉप्स रिक्वायर अ बैलेंस्ड मिक्स ऑफ मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स। तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें जो है ज़रूरत है, जैसे कि अभी इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा अडेप्ट कर रहे हैं टू NPKs, दैट इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एंड सल्फर कॉम्प्लेक्सेस। तो rather than depending upon a single nutrient, it's better to diversify, इससे जो है soil की health भी अच्छी रहती है। Then there is ammonium phosphate sulfate, this is another alternative, this has emerged as India's third most consumed fertilizer, ठीक है। इसकी जो सेल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। इसकी फॉस्फोरस कंटेंट कम होती है इन कंपैरिजन टू डैप, दैट इज 20% होती है इसकी, ठीक है, बट इट प्रोवाइड सल्फर 13%, जो कि डैप में नहीं होता है। तो अगेन इट्स अ बैलेंस थिंग, 1:1 रेशियो में होता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस भी। सो इट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर सल्फर लविंग क्रॉप्स, जैसे ऑयलसीज हो गए, पल्सेस हो गए, कॉटन, फिर अनियंस हो गए। देन इफ यू टॉक अबाउट अनदर ऑल्टरनेटिव, इट इज सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है, दैट इज इट कंटेन 16% phosphorus and 11% sulfur. So these are all the various alternatives, right? तो डैप का जो शॉर्टेज है ये इट इज़ बिकॉज ऑफ चाइनाज एग्जिट, बट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स जो हैं ये इसका जो है गैप को फुलफिल कर रहे हैं, एंड फार्मर्स आर अडेप्टिंग टू द न्यू रियलिटी बाय अप्लाइंग लेस डैप एंड मोर NPKs कॉम्प्लेक्सेस। और गवर्नमेंट ने भी इनफॉर्मली कैप किया है डैप के रिटेल प्राइस को, ठीक है। ऑल्टरनेटिव्स जो हैं इसे भी अवेलेबल करवाया है। तो इसकी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, तो हमें लाइक हर एक सिचुएशन में उसकी जो ब्राइटेड साइड है अगर हम उसको देखें तो रिड्यूस्ड इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, डेफिनेटली हम कब तक चाइना से ऐसे लेते रहेंगे, और अगर चाइना ने बंद कर दिया तो फिर ऐसे हम बैठ जाएंगे, राइट। तो अगर हम थोड़े ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर फोकस करें, ठीक है, ग्रीन जो है मैन्योर के ऊपर फोकस करें, और दूसरी ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर फोकस करें, जो हमारी डोमेस्टिक फॉस्फेट रिजर्व्स हैं उसके ऊपर ही फोकस करें, और उसको यूज़ करें फॉर डैप एंड अदर फर्टिलाइजर्स, देन डेफिनेटली हमारा जो रिलायंस है ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ इधर फिनिश्ड टैप और इट्स इनपुट्स वो कम हो जाएगा। हम इस तरीके से डिपेंड नहीं कर सकते ऑन चाइना और एनी अदर कंट्री। देन एफिशिएंट यूज ऑफ फोरेक्स, डेफिनेटली अगर डैप का कंजम्पशन कम हो जाता है तो इट प्रमोट्स अ मोर एफिशिएंट यूज ऑफ लाइक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, राइट, बिकॉज इम्पोर्ट कम होगा, डेफिनेटली इट इज a good sign for India. Promoting balanced fertilization, definitely, because ये जो crisis है ये जो है एक अपॉर्चुनिटी भी है, लाइक वी हैव टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी क्राइसिस, राइट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर अब जो है वो ये जो डिपेंडेंसी है इसको कम करने में जो है सक्षम हो पा रहा है, बिकॉज इट इज नाउ बाउंड, वो जो है इसको पुश कर रहा है टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिसेस, विच इज बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि चाइना's export ban had created a short-term crisis, but it has provided an opportunity in the long run for India to rationalize its fertilizer uses. We can reduce our dependency on a single product and move towards a more sustainable agricultural model. So that would be a win-win situation. Moving to the next topic, evaporative demand. So recently we can see that in India there is a rise in evaporative demand. So that is the context of this news, and this has highlighted significant gaps in the country's climate data and research. Now the question is, what is evaporative demand? Evaporative demand, जिसे potential evapotranspiration या PET भी कहा जाता है, या फिर atmospheric thirst भी कहा जाता है, it basically measures the atmosphere's ability to draw moisture from land surface and vegetation via evaporation and transpiration. मतलब एक लैंड की, ठीक है, एक लैंड सरफेस से और वेजिटेशन से
कितना मॉइस्चर जो है वो ड्रॉ कर पाता है, अब्जॉर्ब कर पाता है जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, थ्रू इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ये जो कैपेसिटी है इसे कहते हैं इवेपोरेटिव डिमांड या पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। So it is also known as potential evapotranspiration or atmospheric thirst because it measures the atmosphere's ability to pull moisture via evaporation and transpiration. Evaporation में हमें पता है कि water changes from liquid to vapor and it removes moisture from soil or water bodies. And transpiration में क्या होता है कि लीफ की जो surface में जो pores होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा, वहां से water जो है रिलीज होता है directly in the form of water droplets, ठीक है, after absorbing it from roots. तो ये ट्रांसपिरेशन होता है, तो ये दो सोर्सेज से ही एटमॉस्फेयर के पास जाता है पानी, राइट? Now, what are the factors that increase evaporative demand? Of course, high temperature, low humidity, strong winds and high solar radiation. So prelims में conceptual questions आ सकते हैं कि which of the following which of the following factors increase evaporative demand or decrease evaporative demand for that matter. तो डिक्रीज में डेफिनेटली कूल टेम्परेचर्स, हाई ह्यूमिडिटी, काम विंड्स एंड क्लाउड कवर. थर्स्ट वेव्स ये एक टर्म है फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स. एग्जाम्पल 3 दिन से ज़्यादा ऑफ अगर अनयूजुअली हाई इवेपोरेटिव डिमांड रहा कि बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है एटमॉस्फेयर थ्रू इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, तो इन दैट केस जो है इसे थर्स्ट वेव्स कहा जाता है. इट कंसिडर्स मल्टीपल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बियॉन्ड जस्ट टेम्परेचर. बहुत सारी रीजंस उसमें हो सकती हैं. तो ये जो है हाई इवेपोरेटिव डिमांड जो ये काफ़ी दूसरी चीज़ों में भी सिग्निफिकेंट हो जाता है बिकॉज वी कैन सी दैट बिकॉज ऑफ हाई इवेपोरेटिव डिमांड देयर कुड बी लाइक ड्रॉट ऑनसेट एंड इंटेंसिफिकेशन. कि इवेपोरेटिव डिमांड हाई है तो वाटर क्विकली इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम सॉइल एंड वाटर बॉडीज, प्लांट्स ट्रांसपायर करते हैं ज़्यादा सरफेस से, एंड इफ दिस कोइंसाइड्स विद लो प्रेसिपिटेशन फिर इन दैट केस ड्रॉट कंडीशंस हो जाती हैं. तो ज़्यादा इवेपोरेटिव डिमांड हो गया, ज़्यादा पानी निकल गया, इवेपोरेट हो गया सॉइल और वाटर बॉडी से, ज़्यादा प्लांट्स भी ट्रांसपायर कर रहे हैं, सरफेस ड्राई हो गया, बहुत ज़्यादा सरफेस ड्राई हो गया और उसके साथ बारिश भी नहीं हो रही, तो इन दैट केस ड्रॉट हो जा सकता है, राइट? दूसरा है रिड्यूस्ड सॉइल मॉइस्चर बिकॉज ऑफ कोर्स पानी कम ही रहेगा फॉर क्रॉप्स एंड नेचुरल वेजिटेशन, तो प्लांट्स जो है वो स्ट्रेस में आ सकते हैं, इंक्रीज्ड जो है उसमें रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, ठीक है, और वाटर स्कार्सिटी जो है वो भी बढ़ जाती है. क्यों? बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है डिपेंड करते हैं, और अगर इवेपोरेटिव डिमांड बढ़ जाता है तो ग्राउंड वाटर का जो सप्लाई है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, ठीक है, और वाटर क्राइसिस बढ़ जाएगा. तो पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो हमने वैसे भी देखा है कि काफ़ी डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 1950s टू इफ यू टॉक अबाउट 2021. तो ये सारी जो इश्यूज हैं दीज आर ऑल रिलेटेड टू इवेपोरेटिव डिमांड. नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम, सिका, ठीक है. तो अभी रिसेंटली इंडिया और सिका के बीच में एक वर्चुअल डायलॉग हुआ टू स्ट्रेंथन बायलैटरल कोऑपरेशन एंड डीपन एंगेजमेंट अक्रॉस की सेक्टर्स. तो क्या है ये सिका या सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम? बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है रीजनल कोऑपरेशन के लिए अमंग द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ताकि हर जगह पे पीस, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट जो है वो प्रमोट हो सके. फॉर्मली इसे एस्टैब्लिश कर दिया गया था इन द ईयर 1991, ठीक है. एक प्रोटोकॉल था जिसका नाम था तेगुसिगल्पा प्रोटोकॉल, तेगुसिगल्पा प्रोटोकॉल. इस प्रोटोकॉल के थ्रू 1991 में ही एस्टैब्लिश कर दिया गया था सिका को, ठीक है. एंड दिस अपडेटेड द चार्टर ऑफ द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स. ये पहले था, उसके बाद ये आया, ठीक है. फिर हम देखते हैं अगर मेंबरशिप की बात करें तो फाउंडिंग मेंबर्स डेफिनेटली वही के सेंट्रल अमेरिका के जो कंट्रीज है, कोस्टा रिका, सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस, निकारागुआ, पनामा, ये सारे थे. और फुल मेंबर्स में बेलिज और डोमिनिकन रिपब्लिक थे जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था. तो इससे जो है बढ़ा है सिस्टम का जो रीच है. सेक्रेटेरिएट की बात करें तो एल सल्वाडोर में है, और प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट होती रहती है अमंग इट्स मेंबर्स एवरी 6 months. इंपॉर्टेंट टू नोट. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? सो टू अचीव रीजनल पीस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा. डेफिनेटली एक इकोनॉमिक यूनियन हो, फ्री ट्रेड हो, जैसे कि EU का होता है उसी तरीके से सेंट्रल अमेरिका में भी हो, ताकि एक कॉमन कस्टम्स यूनियन तैयार हो. रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन रहे फॉरेन पॉलिसी में, और दूसरी जो पॉलिसीज है जैसे कि पासपोर्ट वीजा, इनमें भी एक अलाइनमेंट रहे. अब यहाँ पे इंडिया का क्या रोल है? बेसिकली इंडिया ने ये जो रिसेंट डायलॉग एक चेयर किया, जिसे चेयर किया गया
था बाय सीनियर ऑफिशियल्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा पर्टिकुलरली। उसके साथ कोस्टारिका के जो वाइस मिनिस्टर ऑफ मल्टीलैटरल अफेयर्स थे ये थे, ठीक है। करंट रोल जो है प्रेसिडेंट है अभी कोस्टारिका इसके सिका के। तो इंडिया का डेवलपमेंट पार्टनरशिप ऑफर रहा है क्योंकि इंडिया ने कहा है कि वो इस रीजन में अपनी जो है काफी सारी कंट्रीब्यूशन करेंगे और कमिटमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक तो है ITEC प्रोग्राम, दैट इज इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। तो इसमें बेसिकली टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ के लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें कम्युनिटी के ऊपर फोकस करके छोटे छोटे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर, मतलब स्मॉल स्केल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यही इंडिया का डेवलपमेंट पार्टनरशिप ऑफर है कि हम आपके वहाँ पे डेवलपमेंट करने में मदद करेंगे, उसकी एक पार्टनरशिप रोल जो है प्ले करेंगे। और इंडिया ने कहा है कि इट हैज बेसिकली एक्सप्रेस्ड इट्स विलिंगनेस टू कोलैबोरेट इन सेक्टर्स जहाँ पे सक्सेस और भी अचीव किया जा सकता है, जैसे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्योंकि जो कंट्रीज है वहाँ पे अगर हम अपनी डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ा सके, हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल्स, अफोर्डेबल हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल्स, ये भी हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज हम जानते हैं जैसे कि अफ्रीका में हमारे सबसे ज़्यादा जेनेरिक मेडिसिन जाते हैं, हमें पता है। तो हम जेनेरिक मेडिसिन में एक लीडर है, वर्ल्ड लीडर है। तो इसी तरीके से अगर हम अपनी रीच को ग्लोबली बढ़ाते हैं और अगर हम सेंट्रल अमेरिका तक पहुंच जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम लाइक फॉर इंडियाज इकोनॉमी एंड इंडियाज ग्लोबल आउटरीच एंड एवरीथिंग। डिजास्टर रेजिलियंस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, तो यहाँ पे इंडिया का काफ़ी एक मेजर रोल हो सकता है। और सिका के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने एक्नॉलेज किया है एंड इट हैज़ अप्रिशिएटेड इंडियाज कॉन्स्टेंट सपोर्ट, स्पेशली द एड विच फर्स्ट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक एंड इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिजास्टर्स। तो both sides have agreed to enhance cooperation in critical areas such as food security, health, agriculture, connectivity, trade and investment. तो इसीलिए सिका जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। Finally, we will discuss about the FASTag annual pass scheme. So the government of India has announced a new FASTag annual pass scheme, okay, and this aims at making highway travel more convenient and affordable for citizens. तो क्या है FASTag annual pass scheme? Basically it is a new facility which was announced by Union Minister of Road Transport and Highways, ताकि नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज यहाँ पे हैसल फ्री ट्रैवल जो है ये प्रोवाइड किया जा सके। 2025 अगस्त 15 अगस्त से ये स्कीम जो है इफेक्टिव हो जाएगा। क्या है ये? इट अलाउज फॉर प्राइवेट नॉन कमर्शियल व्हीकल्स लाइक कार, जीप और वैन टू पास थ्रू टोल प्लाजास ऑन नेशनल हाईवेज एंड नेशनल एक्सप्रेसवेज। तो ये डिफरेंट जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, आपके जो पर्सनल प्राइवेट कार्स हो गए, जीप हो गए, ये सारे अब से टोल प्लाजा या फिर जो नेशनल हाईवेज और नेशनल एक्सप्रेसवेज में जो टोल प्लाजास होते हैं वहां से पास कर पाएंगे विदाउट पेइंग अ फी फॉर ईच ट्रिप। कि हर बार अभी होता है ना कि हम अगर किसी नेशनल हाईवे में जाते हैं गाड़ी लेके, तो इन दैट केस क्या होता है कि टोल देना पड़ता है ना। तो अगर प्राइवेट कार है, कमर्शियल नहीं है, तो इन दैट केस हर एक ट्रिप के लिए आप टोल फी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। रादर देन दैट क्या होगा, एक पास क्रिएट किया गया है जिसे कहा जाता है फास्टैग एनुअल पास स्कीम। ये इस पास में एक फ्लैट फी रहेगा कि 3,000 रुपये एक साल में, ठीक है। This particular pass will be valid for 1 year from the date of activation for 200 trips. मतलब अगर डेट ऑफ एक्टिवेशन से चालू हो गया, एक साल तक वैलिड रहेगा, या फिर 200 ट्रिप्स, मतलब जो भी पहले आ जाता है। 200 ट्रिप हो गए तो फिर आपको 3,000 रुपये दे के पास लेना पड़ेगा, और अगर 200 ट्रिप नहीं हुए हैं तो एक साल तक जो है ये 3,000 रुपये में जितने भी आप ट्रिप कर सके 200 से नीचे वो वैलिड रहेंगे, विच एवर कम्स फर्स्ट, राइट। सो ये एक फास्टैग एनुअल पास स्कीम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। एक्टिवेशन की अगर हम बात करें तो यूजर्स जो हैं दे कैन एक्टिवेट द पास थ्रू द राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहां से भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले सिस्टम जो है गाड़ी की जो एलिजिबिलिटी है उसे चेक करेगा, फास्टैग एसोसिएटेड, फिर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद 3,000 रुपये देने के बाद पास जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो फास्टैग पे रजिस्टर हो जाएगा। एग्जिस्टिंग जो फास्टैग यूजर्स हैं उनको ये जो है परचेस करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। एनुअल पास इट कैन बी एक्टिवेटेड ऑन एन एग्जिस्टिंग वैलिड पास। फास्टैग जिनके पास ऑलरेडी है वहीं से वो इसे एक्टिवेट कर पाएंगे। तो ये है इम्पोर्टेंट। नाउ इसमें ट्रिप कैलकुलेशन, टोल बेस्ड प्लाजाज में हर एक क्रॉसिंग में, सिंगल ट्रिप में, एक राउंड ट्रिप में किस तरीके से कैलकुलेशन होगा इसकी डिटेल्स भी दी गई है, बट दे आर नॉट मच इम्पोर्टेंट।
एक बार अगर 200 ट्रिप हो गया तो इन दैट केस अ पास विल ऑटोमेटिकली रिवर्ट टू अ रेगुलर फास्ट टैग। ठीक है, फास्ट टैग ऑटोमेटिकली वो रेगुलर फास्ट टैग जो होता है अभी चल रहा है उसमें रिवर्ट बैक कर जाएगा, जिसमें हर ट्रिप में पैसा कटता है, तो उसको फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं क्योंकि ये जो है it is valid only at fee plazas on national highways and national expressways that are managed by the central government। जो भी national highways और national expressways को central government करती हैं वहीं पे ये applicable है, not valid on expressways और state highways जो कि state highways जो है manage करती है। very very important from prelims like perspective। और ये सारी जगहों पे जो normally फास्टैग फंक्शन करते हैं उसी तरीके से करेगा। ठीक है, जो कि टोल चार्जेस जिस तरीके से कटता है वही कटेगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मैनेज्ड नेशनल एक्सप्रेसवेज है या हाईवेज है वहीं पे ये एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, फास्टैग तो हमने बहुत पहले बार बार ही पढ़ा है। व्हाट इज फास्टैग? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, ETC सिस्टम, जिसे बनाया गया है ताकि टोल पेमेंट डायरेक्टली जो है कट जाए। प्रीपेड हो सकता है, सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है। इट इज ऑपरेटेड बाय द इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जो कि फोन पे वगैरह चलाती है। ठीक है, रिटेल पेमेंट्स चलाती है। तो ये दोनों ही जो है इसे इन्हें जो है ओवर से करती है। एंड मेनली इट इज ऑपरेटेड बाय इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है बाय दिस NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड NPCI। फास्टैग जो है इसमें क्या होता है, क्या टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, RFID, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो एक RFID एनेबल्ड स्टिकर जो है वो फिक्स कर दिया जाता है व्हीकल के वाइंड स्क्रीन के ऊपर, और जैसे ही वो टोल प्लाजा से क्रॉस करता है तो इन दैट केस वो स्कैन हो जाता है। ठीक है, और टोल अमाउंट जो है इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है वो, और वो टोल खुल जाता है ताकि गाड़ी आगे बढ़ सके। सो इट वाज लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 2014। फिर 2021 तक आते आते हमने देखा कि फास्टैग जो है अभी ये मैंडेटरी बना दिया गया है फॉर ऑल प्राइवेट एंड कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, तो व्हीकल्स जो कि फिटेड नहीं है विद वैलिड फास्टैग उन्हें टोल टैक्स डबल देना पड़ेगा इन कैश एट प्लाजास। तो इसीलिए फास्टैग जो है सभी ने बना लिया है। बट अभी ये जो फास्टैग एनुअल पास स्कीम है फॉर नॉन कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है, इसके बारे में जानना भी इंपॉर्टेंट हो गया है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस डिस्कशन। थैंक यू सो मच।